दोस्तों, दिस इज रिया फ्रॉम ब्राइंट एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और बताओ क्या हाल चाल, सब बढ़िया, मजे में एकदम। तो दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट कर चुके थे चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि लॉ क्या होता है और लॉ क्यों बनाते हैं। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि लॉ का सोर्स क्या क्या है, जिसके अंदर हमने देखा कि हमने 4 सोर्स देखे थे। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट सोर्स था वो था कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद में कस्टम्स, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एंड लेजिस्लेशन। इस तरीके से हमने 4 सोर्स देखे थे, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फिर हमने देखा कि लॉ के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, मतलब हम किन चीजों को इंक्लूड करें, क्या क्या चीजें यहाँ पे डालें जिससे कि एक पूरा लॉ बन के तैयार होता है। तो हमने देखा था कि उसके अंदर इंक्लूड होते हैं एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉज, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशन, कस्टम्स। इस तरीके से ये सब चीजें मिला के जब ये चीजें इंक्लूड की जाएगी तो एक पूरा लॉ बन के तैयार होता है, जिसके अंदर हम वन बाय वन डिस्कस कर चुके थे एक्ट के बारे में, रूल्स के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में, ऑर्डिनेंस के बारे में एंड ऑर्डर्स के बारे में। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। अब बात करते हैं कि बाय लॉज क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि बाय लॉज क्या होते हैं। तो बाय लॉज क्या होते हैं? बाय लॉज कुछ रूल्स होते हैं जो कि लोकल अथॉरिटी बनाती है इंटरनल गवर्नेंस के लिए। बाय लॉज क्या होते हैं? बाय लॉज वो रूल्स होते हैं जो कि लोकल अथॉरिटीज अपने इंटरनल गवर्नेंस के लिए बनाती है। बाय लॉज आर रूल्स मेड बाय local authority made by local authorities for internal governance। इंटरनल गवर्नेंस। तो बायलॉज क्या होते हैं? वो रूल्स होते हैं जो कि लोकल अथॉरिटीज बनाती है इंटरनल गवर्नेंस के लिए। अब यहाँ पे जो लोकल अथॉरिटीज है वो कौन कौन सी है? लोकल अथॉरिटीज के अंदर आती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। लोकल अथॉरिटीज के अंदर क्या आती है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्युनिसिपल काउंसिल्स, म्युनिसिपल काउंसिल, डेवलपमेंट अथॉरिटी। थर्ड है हमारे पास में डेवलपमेंट अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी। और फोर्थ है पंचायत। फोर्थ है पंचायत। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? लोकल अथॉरिटीज होते हैं। जैसे कि अपनी सिटी की बात करूं तो हमारे यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है JMC। ये कहाँ पर होती है? हर एक सिटीज में होती है, इन सिटीज। म्युनिसिपल काउंसिल जो होते हैं ये स्मॉल टाउन्स में पाए जाते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? स्मॉल टाउन्स में होते हैं। और जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, ये हर एक सिटी में होती है, जैसे कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी JDA। ये भी कहाँ पे होती है? हर एक सिटी की होती है। जैसे कि हमारी जो अलग अलग सिटीज है उनकी अपनी अपनी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। पंचायत कहाँ पर पाई जाती है? पंचायत होती है विलेजेस के अंदर। तो ये जो लोकल अथॉरिटीज है ये क्या करती है? जो मेन रूल होता है उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकती है, जिससे कि ये अपनी सिटीज के सरकमस्टांसेस के अकॉर्डिंग इंटरनल गवर्नेंस कर सके। जो मेन रूल बनाया गया है उसके अंदर वो अपनी सिटी के सरकमस्टांसेस के हिसाब से मॉडिफिकेशन ला सकती है। किसके थ्रू? बाय लॉज के थ्रू। नेक्स्ट चलते हैं नोटिफिकेशंस। नेक्स्ट हमारे पास में है नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस क्या होते हैं?
नोटिफिकेशंस क्या होते हैं? नोटिफिकेशन होती है, नोटिफिकेशन ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है जो कि गवर्नमेंट पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए लेकर आती है। जैसे कि गवर्नमेंट कोई नया लॉ लेकर आ रही है या फिर कोई नया चेंज लेकर आ रही है, तो वो लॉ या फिर वो चेंज कब से इफेक्ट में आएगा, ये डेट बताता है। नोटिफिकेशन क्या बताते हैं? नोटिफिकेशन हमें डेट बताते हैं कि गवर्नमेंट अगर कोई नई चीज लेकर आ रही है, नया लॉ ला रही है या फिर कोई नया चेंज लेकर आ रही है, तो वो गवर्नमेंट पब्लिक को किसके थ्रू बताएगी? नोटिफिकेशन के थ्रू बताएगी। और ये नोटिफिकेशन कहाँ पे इशू किए जाते हैं? ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में इशू ऑफिशियल गजट में पब्लिश किए जाते हैं, जिससे कि लोगों को बताया जा सके कि जो भी नया लॉ आने वाला है वो किस डेट से इफेक्ट में आने वाला है। तो नोटिफिकेशंस क्या होती हैं? नोटिफिकेशंस आर ऑफिशियल अनाउंसमेंट published by the government to inform the public। तो नोटिफिकेशंस क्या होती है? नोटिफिकेशन ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है जो कि गवर्नमेंट पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए करती है। अब बात करते हैं सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशन। सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशन क्या होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलर्स की। सर्कुलर्स क्या होते हैं? सर्कुलर्स एक ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन होती है जो कि एक्सप्लेन करते हैं कि लॉ किस तरीके से फॉलो किया जाना है। सर्कुलर्स क्या होते हैं? सर्कुलर्स होते हैं एन ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। सर्कुलर्स क्या होती है? ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन explaining how to follow a law or rule, explaining how to follow a law और रूल। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें, कि गवर्नमेंट सर्कुलर इशू कर रही है बैंक्स को। किस चीज के लिए? अरे यार, गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट सर्कुलर्स इशू कर रही है बैंक्स को। ये है, मान लो ये है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट बैंक्स को सर्कुलर इशू कर रही है। किस चीज का? बैंक्स को सर्कुलर इशू किया जा रहा है। किस चीज के लिए? गवर्नमेंट बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि जिन भी एम्प्लॉयज की सैलरी 50,000 पर मंथ से ज्यादा होगी, उनका आपको क्या करना होगा? टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो ये जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन है, ये गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन किस तरीके से देगी? सर्कुलर्स के थ्रू देगी। अब बात करते हैं क्लैरिफिकेशंस क्या होते हैं। तो क्लैरिफिकेशंस क्या होते हैं? क्लैरिफिकेशंस क्या होते हैं? क्लैरिफिकेशंस होते हैं ये, अगर जैसे कि गवर्नमेंट कोई लॉ लेकर आई है, तो उसके अंदर यदि कोई कंफ्यूजन होती है, कोई डाउट होता है, या फिर लॉ को मिस इंटरप्रिटेट किया जा रहा है, गलत समझा जा रहा है, मतलब जो दो लोग है ना, वो
एक ही लॉ का अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, क्लैरिफिकेशन लेकर आती है उस लॉ को क्लैरिफाई करने के लिए, उसके मतलब को क्लैरिफाई करने के लिए। तो क्लैरिफिकेशंस क्या होते हैं, क्लैरिफिकेशंस क्या करते हैं, क्लैरिफिकेशंस का काम होता है प्रोवाइड a correct meaning of law. Clarification are issued to provide a correct meaning, a correct meaning of of law when any dispute, when any dispute arise in its arise in its interpretation interpretation interpretation. It is used to remove confusion. It is used to remove confusion. To remove confusion. Remove confusion. Misinterpretation or doubt about a law. Confusion, misinterpretation. Confusion, misinterpretation, or doubt about a law. जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बैंक को सर्कुलर इशू किया था, बैंक को सर्कुलर इशू किया था क्या, कि जिन भी एम्प्लॉयज की सैलरी 50,000 पर मंथ से ज्यादा होगी उनका क्या डिडक्ट करना होगा, टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अब यहाँ पे बात, अब कंफ्यूजन ये आती है कि जो सैलरी है ना, सैलरी के अंदर बेसिक सैलरी भी आती है और सैलरी के अंदर बोनस भी इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे बैंक का कंफ्यूजन आया कि क्या बोनस पे भी टीडीएस डिडक्ट करना होगा, क्या सैलरी के अंदर बोनस को इंक्लूड करना होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्लैरिफिकेशन निकालेगी, एक क्लैरिफिकेशन इशू करेगी जिसके अंदर इस डाउट को दूर किया जाएगा। किस तरीके से, क्लैरिफिकेशन में ये लिखा जाएगा कि जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा वो सिर्फ बेसिक सैलरी के ऊपर डिडक्ट किया जाएगा। अगर बेसिक सैलरी 50,000 से ऊपर चली जाती है तो ही टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, उसके अंदर बोनस इंक्लूड नहीं होगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, जो लॉ के अंदर डाउट क्रिएट होते हैं उनको दूर करने के लिए क्या करती है, क्लैरिफिकेशन लेकर आती है। अब बात करते हैं कस्टम्स की। तो कस्टम्स क्या होते हैं, कस्टम्स कुछ ट्रेडिशंस होती है जो पुराने टाइम से फॉलो किए जा रहे हैं, उन्हें भी क्या किया गया है, अभी लॉ के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये जो कस्टम्स है इसे हम और भी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं कि यूजेस एंड कस्टम्स क्या होते हैं, जो कि ट्रेडिशन हम बहुत पुराने टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, पुराने जमाने से जो चीजें हम फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें आज लॉ में इंक्लूड कर लिया गया है। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसे हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले बात करते हैं कि लॉ बनाता कौन है, हु मेड लॉ। अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉ कौन बनाता है बताओ, तो आप क्या बोलोगे।
आप बोलोगे मैडम लॉ तो गवर्नमेंट बनाती है, लॉ तो गवर्नमेंट बनाती है। अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं, लॉ गवर्नमेंट नहीं बनाती है, लॉ गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है, तो अब बात आती है कि गवर्नमेंट लॉ को इम्प्लीमेंट करती है तो लॉ बनाता कौन है। तो लॉ बनाता कौन है ये समझने से पहले हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट का मतलब क्या है। पहले हम गवर्नमेंट समझते हैं कि गवर्नमेंट क्या है। तो आपको पता होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि हमारे कंट्री के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। हमारी कंट्री में दो तरह की गवर्नमेंट चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब ये दो तरह की गवर्नमेंट क्यों है? तो आप जब छोटे छोटे बच्चे थे, आप बचपन में आपने सिविक्स में ये पढ़ा होगा कि हमारी कंट्री के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। हमारी कंट्री में फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, और ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये एक यूनिक फीचर के साथ में आया है। इसके अंदर यूनिटरी फीचर भी होता है। अब आप बोलोगे ये क्या होता है, तो इसे हम धीरे धीरे समझते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज डिवाइडेड बिटवीन द गवर्नमेंट, मतलब डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड किया गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड बिटवीन द गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज responsibilities are divided between the government। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड किया गया है। अब आप बोलोगे कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इन्हें डिवाइड करने की जरूरत ही क्या पड़ी है, ये ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी है। तो हम एक एग्जांपल लें। हमारा स्कूल है, मतलब हम स्कूल जाते थे ना, तो वहां पे क्या होता था, बहुत सारे बच्चे होते थे। अब इतने सारे बच्चों को एक ही अथॉरिटी कंट्रोल कैसे कर सकती है? कर पाएगी क्या? तो नहीं कर पाएगी ना। तो इसीलिए क्या किया जाता था कि हमारे स्कूल के अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड किया जाता था। किस तरीके से? पहले वहां पे प्रिंसिपल होते हैं, मतलब जो हेड होते हैं वहां पे प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल अपॉइंट किए जाते हैं, फिर हर एक फ्लोर के इंचार्ज बनाए जाते हैं। वहां पर भी फिर एचओडीज बनाए जाते हैं। एचओडी बनाने के बाद में भी फिर हर एक क्लास के लिए टीचर अपॉइंट निकाले जाते हैं, मतलब टीचर रखे जाते हैं, जिससे कि इतने सारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जा सके, इतने सारे बच्चों का ध्यान रखा जा सके। तो हमारी कंट्री तो इतनी बड़ी है, इसमें इतने सारे स्टेट्स हैं, तो कोई एक पर्सन इतनी सारी आबादी को कैसे मैनेज कर पाएगा? तो इन्हें मैनेज करने के लिए ही हमारे यहाँ पे भी जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन्हें डिवाइड किया गया है। ठीक है। जैसे कि पहले मतलब सबसे हेड पे जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर हर एक स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर होते हैं, फिर उनके अंडर में मिनिस्ट्रीज आती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं जो कि पूरी कंट्री को मैनेज करते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे डिवाइड करने की जरूरत इसीलिए पड़ी थी कि इतनी सारी आबादी को, हमारे देश को मैनेज किया जा सके। अब बात करते हैं कि हमारे पास में ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये लॉ कहाँ से बनाती है? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से काम करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है पार्लियामेंट से। इसकी जो असेंबली है, मतलब इसकी
जो काम करते हैं ये लोग, ये कहाँ से काम करते हैं? ये काम करते हैं पार्लियामेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से काम करती है? पार्लियामेंट से। जो भी लॉज बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। अब पार्लियामेंट में जो भी लॉ बनाए जाएंगे ना, वो पूरी कंट्री के अंदर एप्लीकेबल होंगे, सबको वैसे ही मानने पड़ेंगे। पार्लियामेंट के अंदर जो लॉज बनाए जाते हैं, लॉज मेड बाय पार्लियामेंट applies to whole country। पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी वो पूरी कंट्री के अंदर एप्लीकेबल होंगे। वैसे ही जो स्टेट गवर्नमेंट है ये कहाँ से काम करती है? स्टेट गवर्नमेंट के काम करने की जगह है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हर एक स्टेट के अंदर है, जिसे हम विधानसभा के नाम से भी जानते हैं। विधानसभा, हर एक स्टेट की अपनी विधानसभा है, इसे हम क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट गवर्नमेंट जितने भी लॉ बनाती है, जो भी काम करती है, वो कहाँ से करती है? विधानसभा से करती है। पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस हैं। पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम एमपीज बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये जो लोग हैं ये किस तरीके से चुने जाते हैं? ये लोग चुने जाते हैं जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। ये दोनों ही मेंबर्स हम क्या बोलते हैं? इनको एमपीज बोलते हैं। तो लोकसभा के जो मेंबर्स है वो किस तरीके से चुने जाते हैं? वो वोट के थ्रू चुने जाते हैं कि हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन, उसमें जो भी कैंडिडेट जीतता है, जो भी कैंडिडेट जीतता है वो क्या बनता है? एमपी बनता है, मतलब पार्लियामेंट का मेंबर बन जाता है। तो ये लोग किस तरीके से इलेक्ट किए जाते हैं? मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू वोट्स। और जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, होते तो ये भी एमपीज ही हैं, लेकिन इन मेंबर्स को किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है? ये मेंबर्स को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट करती है। मेंबर्स इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और कुछ मेंबर्स होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। मतलब इसमें से 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। वो कुछ स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे कि आर्ट, कल्चर, सोशल, इन सब से रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हें कौन नॉमिनेट करता है? उन्हें प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करते हैं। अब ये जो पार्लियामेंट होती है, लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं ना, जो भी मेंबर्स जीतते हैं, तो इसके अंदर जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं, जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा सीट्स मिलती है, वो उस पार्टी की यहाँ पे क्या होती है? उस पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? रूलिंग पार्टी बोलते हैं। और जो लोग जीतते हैं, मतलब जैसे मेंबर्स तो सभी के जीतते हैं ना, जो रूलिंग पार्टी होती है, मतलब जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सीट्स मिले उसकी उनकी तो गवर्नमेंट बन गई। और जो अलग से जीते थे वो कौन हो जाते हैं? वो अपोजिशन कहलाते हैं।
वो अपोजिशन कहलाते हैं। इसी तरीके से राज्यसभा में भी होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है, जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है, वो लोग भी होते हैं, और जो लोग उस पार्टी से नहीं होते लेकिन इलेक्शन में जीत जाते हैं, एमपी होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अपोजिशन बोलते हैं। तो जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, उनमें पार्लियामेंट के अंदर सभी लोग होते हैं, रूलिंग पार्टी के लोग भी होते हैं और अपोजिशन के लोग भी होते हैं। इसी तरीके से जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसका भी सेम ही चलता है। विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं, विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं, इन्हें हम एमएलए बोलते हैं। विधायक, विधायक बोलते हैं ना, वो। तो ये लोग किस तरीके से बनते हैं एमएलए? हमारे यहाँ पे विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, उसमें जो भी कैंडिडेट जीता है, वो क्या बन जाता है? एमएलए बन जाता है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनता है। तो ये मेंबर्स किस तरीके से इलेक्ट होते हैं? मेंबर्स इलेक्टेड थ्रू members elected through votes by people। इन लोगों को कौन जिताता है? हम ही लोग वोट करके जिताते हैं, और फिर ये क्या बन जाते हैं? एमएलए बन जाते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी सेम ही बात होती है। जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिलती है, उस पार्टी की क्या बन जाती है? गवर्नमेंट बन जाती है, उसे हम बोलेंगे रूलिंग पार्टी। और जो लोग इस पार्टी से बिलोंग नहीं करते, दूसरी पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन इलेक्शन में जीत जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अपोजिशन बोलते हैं। अब ये जो रूलिंग, मतलब जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिलती है, उसी पार्टी में से किसी एक पर्सन को नॉमिनेट किया जाता है एज अ चीफ मिनिस्टर। जो पार्टी जीतती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, उसी पार्टी में से किसी एक पर्सन को एज अ चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट किया जाता है। यहाँ पे एक पर्सन को नॉमिनेट किया जाता है एज अ चीफ मिनिस्टर, और लोकसभा के अंदर एक पर्सन को नॉमिनेट किया जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो पूरा हायरार्की है, गवर्नमेंट इस तरीके से बनती है। अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट जितने भी लॉज बनाती है, विधानसभा में जो भी लॉ बनाए जाते हैं, ये उस स्पेसिफिक स्टेट के अंदर ही एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि राजस्थान के अंदर अगर राजस्थान की गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है, तो वो सिर्फ राजस्थान के अंदर ही एप्लीकेबल होंगे, वो किसी और स्टेट के अंदर एप्लीकेबल नहीं होंगे। वो स्टेट अपने अपने लॉज बनाते हैं। वहां के जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, जब वहां की जो स्टेट लेजिस्लेटिव में लॉ बनाए जाते हैं, वो वाले लॉज फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं कि इन्हें लॉ बनाने की पावर दे कौन रहा है। भाई, हमारी कंट्री के अंदर कुछ भी हो रहा है तो वो किसके हिसाब से होता है? हमने शुरू में बात करी थी, किसके हिसाब से होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता है। तो इन्हें लॉ बनाने की पावर जो दी गई है, वो किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। कहाँ पर दी है? कहाँ लिखी हुई है ये बात? ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 245 के अंदर। ये जो आर्टिकल है, ये पावर देता है गवर्नमेंट को, power to the government to make laws। अब ये अलग अलग जो पावर दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, तो ये कौन से लॉ बना सकते हैं? ये भी तो कहीं पे बताया होगा कि कौन कौन से लॉ कौन सी गवर्नमेंट बना सकती है। तो ये कहाँ पर बताया गया है? ये बताया गया है आर्टिकल 246 के अंदर। ये बात कहाँ बताई गई है? ये बात बताई गई है आर्टिकल 246 के अंदर, कि कौन सी गवर्नमेंट कौन से लॉज बना सकती है। डिवीजन ऑफ लॉ मेकिंग पावर, यहाँ पे पावर को डिवाइड किस तरीके से किया गया है? डिवीजन ऑफ लॉ मेकिंग पावर।
तो ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के 7th शेड्यूल में, इस आर्टिकल के 7th शेड्यूल में बताया गया है 3 लिस्ट। इस आर्टिकल के 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्टें दी गई है। फर्स्ट लिस्ट है हमारे पास में यूनियन लिस्ट, सेकंड है हमारे पास में स्टेट लिस्ट, और थर्ड हमारे पास में है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो पावर है लॉ बनाने की, वो किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में है। पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज। हम इसे यूनियन भी कह सकते हैं। स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को पावर है लॉ बनाने की। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉज। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही पावर दी गई है कि वो सेम चीज पे लॉ बना सकते हैं। वो मतलब जैसे कि अलग अलग डिवीजन है तो वो सेम डिवीजन में क्या कर सकते हैं? दोनों ही लॉ बना सकते हैं। तो यहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही पावर दी गई है। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर पार्लियामेंट एंड स्टेट both have power to make laws। अब ये जो लिस्ट दी गई है ना, इसके अंदर ये जो पावर है कि कौन कौन से लॉ बना सकता है, ये किस तरीके से लिखी गई है? ये एंट्री वाइज लिखी गई है। मतलब यहाँ पे एंट्री नंबर दिए गए हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल हम लें कि इनकम टैक्स से रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। इनकम टैक्स लॉज, ये सेंट्रल लेवल का लॉ है। कंपनी लॉ, मान लो कंपनी लॉ। रेलवे से रिलेटेड कौन बनाएगा? रेलवे से रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। डिफेंस से रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा? डिफेंस से रिलेटेड भी लॉज कौन बनाएगा? पार्लियामेंट ही बनाएगी। स्टेट लिस्ट के अंदर कौन कौन सी चीजों पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है? एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स कैसे लगाया जाएगा? एग्रीकल्चर पे टैक्स से रिलेटेड लॉज कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। लैंड से रिलेटेड मैटर्स के ऊपर लॉ कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। टैक्स ऑन लैंड। या फिर स्टेट में जो दारू बिक रही है उससे रिलेटेड लॉज कौन बनाएगी? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इससे रिलेटेड लॉज कौन बनाता है? इससे रिलेटेड लॉज भी कौन डिसाइड करता है? कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। अब ऐसे कौन से एरियाज है जहां पे दोनों को ही पावर दी गई है लॉ बनाने की? एजुकेशन, फॉरेस्ट, मोटर व्हीकल, मतलब जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं, इनसे रिलेटेड लॉज दोनों ही गवर्नमेंट के पास में है, वो बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट का मतलब क्या है और लॉ कौन बनाता है। अब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब बात करते हैं कि लॉ बनाता कौन है। अब ये आपको बहुत अच्छे से
समझ में आएगा। भाई आपने बचपन में सिविक्स में ये पढ़ा होगा कि हमारा जो लीगल सिस्टम है, हमारा जो लीगल सिस्टम है, इसमें 3 बॉडीज काम करती है। हमारे लीगल सिस्टम में 3 बॉडीज काम करती है। फर्स्ट है हमारे पास में लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी। सेकंड है हमारे पास में एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी। और थर्ड है हमारे पास में जुडिशियल बॉडी। तो लॉ बनाने का काम किसका है? लॉ बनाने का काम है लेजिस्लेटिव बॉडी का। लेजिस्लेटिव बॉडी का काम क्या है? टू मेक लॉज। एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम होता है टू इम्प्लीमेंट लॉज, टू इम्प्लीमेंट लॉज। और जो जुडिशियल बॉडीज होती है, इनका काम होता है टू इंटरप्रेट लॉ एंड पास जजमेंट्स। ये काम होता है जुडिशियल बॉडीज का। अब बात करते हैं कि ये लेजिस्लेटिव बॉडीज कौन कौन सी होती है। हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, हम इतनी देर से यही बात तो डिस्कस कर रहे हैं कि लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। तो लेजिस्लेटिव बॉडीज हमारे पास में कौन कौन सी है? लेजिस्लेटिव बॉडीज है हमारे पास में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा, ये दोनों के पास में लॉ बनाने की पावर है। अब ये जो लॉ बनाते हैं, इसे इम्प्लीमेंट कौन करता है? इसे इम्प्लीमेंट करती है हमारी गवर्नमेंट, या फिर जो भी मिनिस्ट्रीज होती हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये लोगों का काम क्या होता है? जो लॉ बनाया गया है उसे इम्प्लीमेंट करवाने का काम किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है, मिनिस्ट्रीज का होता है। और जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनका काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट कराने का, कि जो लॉ बनाया गया है उसे फॉलो कैसे करवाना है, या फिर वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो जुडिशियल बॉडीज होती है, ये कौन से होते हैं? ये हमारे कोर्ट होते हैं। हायर कोर्ट जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनका काम क्या होता है? जो लॉ बनाया गया है, ये देखना कि वो लॉ ठीक से फॉलो हो रहा है ना, या फिर उस लॉ का कोई मिसयूज तो नहीं किया जा रहा। अगर उसमें कोई गड़बड़ी होती है, कोई केस होता है, तो उससे रिलेटेड जजमेंट पास करने का काम किसका होता है? कोर्ट्स का होता है, जुडिशियल बॉडीज का होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी, पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाती है वो पूरी कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और जो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है वो उस स्पेसिफिक स्टेट के अंदर ही एप्लीकेबल होता है। तो अभी हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल लूं मोटर व्हीकल एक्ट का। मोटर व्हीकल एक्ट। अब ये जो एक्ट है ना, ये एक्ट किस में आता है? ये एक्ट आता है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। ये एक्ट किस में आता है? ये एक्ट आता है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, जिसके अंदर पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही क्या होती है? लॉ बनाने की पावर होती है। तो यहाँ पे जो मेन लॉ बनाएगा मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, जो मेन लॉ बनाया जाएगा, ये कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। लेजिस्लेटिव बॉडी पार्लियामेंट। मेन लॉ किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया, जिसे हम क्या बोलते हैं? मोटर व्हीकल एक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें पार्लियामेंट ने रूल्स डाले हैं। क्या क्या रूल्स डाले हैं? कि आप जब भी गाड़ी चलाओगे तो आपको सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है। सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है। अगर आप बाइक चला रहे हो तो
हेलमेट लगाना कंपलसरी है, आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, और आपका जो व्हीकल है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड रूल्स बनाए हैं, व्हीकल के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड रूल्स बनाए हैं। और ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं होना चाहिए, ओवर स्पीड में नहीं होना चाहिए, गाड़ी जब भी चलाओगे लेफ्ट साइड में ही चलाओगे। इस तरीके के यहाँ पे काफी सारे रूल्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, यहाँ पे रूल मेन लॉ क्या बनाया गया है, मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया है, जिसके अंदर रूल्स डिसाइड किए गए हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव नॉट अलाउड, ओवर स्पीड नॉट अलाउड, जब भी गाड़ी चलाओगे तो लाइसेंस होना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये तो हो गई मेन लॉ की बात, जो कि कौन बना रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबली बना रही है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी की। एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम क्या होता है, लॉ को इम्प्लीमेंट करना। कौन इम्प्लीमेंट करेगा, जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट। इसे इम्प्लीमेंट करवाने का काम कौन करेगा, इसे इम्प्लीमेंट करवाने का काम करेगी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ये वाली मिनिस्ट्री लॉ को इम्प्लीमेंट कराने का काम करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इनका काम क्या है कि ये जो लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने, उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम करेंगे। पार्लियामेंट ने यहाँ पे कुछ पनिशमेंट्स भी रखी है, अगर लॉ फॉलो नहीं होता है तो उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी, अगर लॉ ब्रीच होता है, लॉ तोड़ा जाएगा, तो पनिशमेंट्स भी इसी एक्ट के अंदर लिखी गई है। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराने का काम किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। हमारा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, मतलब हमारे स्टेट का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इनका काम क्या है, इनका काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करने का। तो ये क्या ध्यान रखेंगे, इनका काम क्या है, इनकी ड्यूटी क्या है, ये किस तरीके से लॉ को इम्प्लीमेंट करवाएंगे, इनकी ड्यूटीज क्या क्या है। इनकी ड्यूटीज है ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना, ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना, व्हीकल्स को रजिस्टर करना। अब हर चीज मिनिस्ट्री तो नहीं कर सकती मैनेज, तो ये क्या करेंगी, ये ऑर्डर देते हैं ट्रैफिक पुलिस को। ट्रैफिक पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, उन्हें ऑर्डर देंगे कि वो चेक करें कि ये जो लॉ बनाए गए हैं वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इनकी ड्यूटी क्या होती है, इनकी ड्यूटी होती है कि जो हेलमेट है वो सबने लगाया है, हेलमेट चेक करना, सीट बेल्ट चेक करना, आपके डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंस आपके पास में है कि नहीं है, ये सब चेक करने का काम कौन करते हैं, ट्रैफिक पुलिस करती है। ट्रैफिक सिग्नल्स जो हमारे मैनेज किए जाते हैं, वो भी कौन मैनेज करता है, ट्रैफिक पुलिस ही मैनेज करती है। और अगर लॉ तोड़ा गया है तो उसके लिए जो फाइन लगाते हैं, जो चालान काटे जाते हैं, वो भी काम कौन करता है, ट्रैफिक पुलिस ही करती है। इनका काम ये भी होता है कि वो ट्रैफिक रूल से रिलेटेड क्या करे, अवेयरनेस कैंपेन चलाने का काम भी किसका होता है, अवेयरनेस कैंपेन चलाने का काम भी किसका होता है, इनका ही, पुलिस डिपार्टमेंट का ही होता है, या फिर जो मिनिस्ट्रीज है उनका होता है, जिससे कि ये जो लॉ बनाया गया है उसे इम्प्लीमेंट कराया जा सके।
अब यहाँ पे ये जो पावर है ये स्टेट पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास में ही है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में यहाँ पे पावर क्या आई, जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाए हैं, ये जो पार्लियामेंट ने रूल्स बनाए हैं, स्टेट गवर्नमेंट चाहे, जो स्टेट लेजिस्लेटिव है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, अपनी स्टेट के सरकमस्टांसेस के अकॉर्डिंग इन रूल्स के अंदर क्या कर सकती है, चेंजेस कर सकती है। जैसे कि पार्लियामेंट ने यहाँ पर पनिशमेंट डिसाइड करी है, मतलब यहाँ पे मान लो चालान का अमाउंट एक फिक्स किया गया है, लेकिन स्टेट चाहे तो क्या कर सकती है, ये जो फाइन का जो अमाउंट है उसे चेंज कर सकती है। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना रही है उसके अंदर चेंजेस कर सकती है अपने स्टेट के सरकमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। स्टेट गवर्नमेंट को भी ये वाली पावर है। अब बात करते हैं कि जुडिशियल बॉडीज का क्या काम होता है। पार्लियामेंट ने मेन लॉ बनाया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने अपना मेन लॉ बना लिया, और जो गवर्नमेंट थी, जो रूलिंग गवर्नमेंट थी, जो हमारे डिपार्टमेंट्स थे, जो मिनिस्ट्रीज थी, उन्होंने क्या करा, वो जो लॉ बनाया गया है वो ध्यान रखा है कि वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। उनकी ड्यूटी क्या है कि लॉ को सही से इम्प्लीमेंट कराने की ड्यूटी उनकी होती है। अब ये जो जुडिशियल बॉडीज होती है, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ये चेक करना कि लॉ का मिसयूज तो नहीं हो रहा ना, लॉ का कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा है ना, या फिर जो क्लेम अमाउंट होता है, मतलब मान लो मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया है, उसमें जो एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं उसमें अगर क्लेम दिलाना होगा, तो ये डिसाइड करने का काम भी किसका होता है, जुडिशियल बॉडीज का होता है। बाकी का जो लॉ है वो उसको, उसके अंदर जो सेक्शंस होते हैं उनको इंटरप्रिटेट करने का काम करती है, और जो चालान काटे गए हैं वो ठीक काटे गए हैं कि नहीं काटे गए हैं, ये भी कौन देखता है, जुडिशियल बॉडीज का ही काम होता है। मान लो आप सारे लॉ ढंग से फॉलो कर रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो तो आपने हेलमेट भी लगाया है, सीट बेल्ट भी लगाई है, प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, फिर भी आपका फाइन काट दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हो, उस गलत फाइन को लेकर कोर्ट में जा सकते हो, जिसे कि जिसके जिसके लिए जुडिशियल बॉडी क्या करेगी, अपना जजमेंट पास कर सकती है। वो चाहे तो उस गलत चालान को कैंसिल भी कर सकती है। तो ये तीनों बॉडीज का काम होता। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि लॉ बनाता कौन है, लॉ किस तरीके से ये जो हायरार्की है ये काम करती है, लॉ बनता कैसे है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि मान लो जैसे अगर कोई कन्फ्लिक्ट आ गई, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही किसी एरिया के अंदर लॉ बना रहे हैं, और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए तो क्या होगा। तो इसके बीच में क्या होगा, ये बात कहाँ लिखी गई है, ये बात लिखी गई है आर्टिकल 254 के अंदर। अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसका सल्टारा कैसे होगा, ये बात कहाँ पर लिखी गई है, ये बात लिखी गई है आर्टिकल 254 के अंदर। कन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नमेंट रिगार्डिंग रिगार्डिंग लॉ। तो इसमें क्या होगा, बोथ पार्लियामेंट एंड बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट मेक a law, both parliament and state make a law on the same subject, on the same subject in the
concurrent list, and there is a conflict, and there is a conflict, then सेंट्रल लॉ विंस। तो कौन जीतेगा? सेंट्रल लॉ विंस। तो कौन जीतेगा भाई? सेंट्रल लॉ जीत जाएगा। एंड स्टेट लॉ बिकम इनवैलिड, द स्टेट लॉ बिकम invalid to the extent invalid to the extent it conflict with the central law. It conflict with the central law. भाई अगर कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है, मान लो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर पार्लियामेंट और स्टेट दोनों को ही लॉ बनाने की पावर है और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो यहाँ पे ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये है मोटा भाई, मोटा भाई बोले तो बड़ा भाई, और जो स्टेट गवर्नमेंट है ये है छोटा भाई। अब इन दोनों के बीच में अगर मान लो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो बात किसकी सुनी जाएगी? जीतेगा कौन? मोटा भाई। भाई बड़े भाई की बात सुनी जाएगी, बड़ा भाई जीत जाएगा। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है, अगर पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो जीतेगा कौन? सेंट्रल लॉ जीतेगा। और जो स्टेट लॉ है, जितने पार्ट में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, मतलब लॉ तो बहुत बड़ा होता है, उसमें कुछ ही पार्ट्स के अंदर कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, तो जिस पार्ट के अंदर कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो तो जिस पार्ट को लेके कन्फ्लिक्ट हो रहा है उस पार्ट तक को जो स्टेट लॉ है वो क्या मान लिया जाएगा? वो इनवैलिड मान लिया जाएगा। अब इसमें एक और बात आती है, इसमें एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? पहले एक्सेप्शन लिख लो। इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? इफ द if if the state law is made, if the state law is made after the central law and it get the president's approval, then state law will apply in that state even if it goes against the central law. Even if it goes against the central law.
मान लो अगर दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, पार्लियामेंट और स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, तो तब तो क्या होगा कि जो सेंट्रल लॉ है वो जीतेगा। मतलब छोटा भाई मोटा भाई के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो जीतेगा कौन? मोटा भाई। लेकिन अगर स्टेट लॉ सेंट्रल लॉ के बाद में लाया गया है, सेंट्रल लॉ बन चुका है, उसके बाद में स्टेट लॉ लाया गया है और उस लॉ को प्रेसिडेंट से अप्रूवल मिल चुकी है, तो वो जो स्टेट लॉ है वो अप्लाई हो जाएगा उस स्टेट के अंदर, चाहे से वो सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट में ही क्यों ना जा रहा हो। जैसे कि मान लो छोटा भाई मोटा भाई में कन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब मोटा भाई कुछ लॉ लेकर आए थे, वो पास हो चुका है। उसके बाद में सेंट्रल मोटा भाई की बात मानने के बाद में जो छोटा भाई है वो नया लॉ लेकर आया है और वो कन्फ्लिक्ट में आ रहा है, लेकिन सेंट्रल लॉ पास हो चुका है और इसको जो छोटा भाई है, इसको पापा से परमिशन मिल चुकी है, तो वो छोटा भाई वो काम कर सकता है। वैसे ही क्या होगा, जो सेंट्रल लॉ आ चुका है, सेंट्रल लॉ आने के बाद में स्टेट लॉ लाया गया है और उस स्टेट लॉ को प्रेसिडेंट से अप्रूवल मिल चुकी है, प्रेसिडेंट की असेंट मिल चुकी है, तो उस स्टेट के अंदर वो लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे से वो सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट में ही क्यों ना जा रहा हो। तो ये एक एक्सेप्शन था इसके अंदर। तो आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, लॉ बनाता कौन है एक्चुअल में और लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि लॉ बनता किस तरीके से है, हमारा जो पूरा लीगल सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।